नमस्कार दोस्तों। आइए हम DSSB के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन पेपर्स को सॉल्व करेंगे, परंतु अभी हम सिर्फ हिंदी का एग्ज़ाम सॉल्व करेंगे और सेक्शन वाइज़ हम हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर रीज़निंग को भी सॉल्व करेंगे। तो कुछ पेपर्स के हम अभी फ़िलहाल यहाँ पर हिंदी का जो सेक्शन है उसे सॉल्व करते हैं। ये पोस्ट कोड 106/14 का एग्ज़ाम है जिसका हम हिंदी सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है, इसमें से भाववाचक संज्ञा शब्द है एकता, बहुत, सज्जन या फिर मोटा। आप देखिए कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो भावों को स्पष्ट करती है, यानी कि जिन्हें हम फील कर सकते हैं। तो जो एकता है हम इसे फील कर सकते हैं, यूनिटी। तो जो हमारा एकता शब्द है इसमें वो भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, वाक्य के घटक या अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। तो जो वाक्य के घटक होते हैं वो होते हैं उद्देश्य और विधेय, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद है पीयूष वर्ष, तोटक, छप्पय या कुंडलिया। दोहा और रोला जब छंद के संयोग से बनता है वो होता है कुंडली, और जो छप्पय है छप्पय ये बनता है रोला और उल्लाला से। जो छप्पय है ये बनता है रोला और उल्लाला से, परंतु जो दोहा और रोला है ये बनता है कुंडलिया से। पढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को कहते हैं। जब हम छंद पढ़ते हैं और उसमें जब सांस लेने के लिए रुकते हैं तो उसे कहा जाता है यति। और जो गणों की संख्या होती है, गणों की संख्या होती है 8, और जब हम छंद पढ़ते समय रुकते हैं तो उसे बोलते हैं यति। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज का वर्ण विच्छेद कीजिए। अब हमें चतुर्भुज को वर्ण विच्छेद करके लिखना है। तो इसमें जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा च प्लस अ प्लस त प्लस उ प्लस र प्लस भ प्लस उ प्लस ज प्लस अ। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो सी बनेगा, क्योंकि जो र शब्द है वो भ के ऊपर है। इसका मतलब है कि जो र है वो आधा है, इसीलिए हम इस र को ऊपर लगाएंगे तो ये र पहले आएगा, यानी कि चतुर्भुज। अगला प्रश्न है, धातु का बहुवचन रूप कौन सा है? तो धातुएं। अगला प्रश्न है, विधानवाचक वाक्य पहचानिए। विधानवाचक वाक्य पहचानना है जिसमें हमें क्रिया के होने का पता चले। तो इसमें हमारा डी उत्तर बिल्कुल सही है, यह बात सभी को स्वीकार्य है। अगला प्रश्न, उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद लिखिए। आपको इसमें उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद करना है, तो जिसमें इसका उत्तर बनेगा वो बनेगा बी, उत्तर प्लस उत्तर, क्योंकि अ और ओ के मेल से ओ बनता है, इसीलिए इसका उत्तर बनेगा उत्तर प्लस उत्तर। और ये कौन सी संधि है? ये है गुण संधि। ये कौन सी संधि है? गुण संधि। अगला प्रश्न है कि मिलान कीजिए। अगले प्रश्न में हमें मिलान करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं सी से। धरती पुत्र, धरती का पुत्र, यानी कि संबंध बता रहे हैं, तो इसका हो गया 2, यानी कि संबंध तत्पुरुष समास। अब बात करते हैं गगनचुंबी की, गगन को चूमने वाला, यानी कि गगन चुंबी, तो इसमें हो जाएगा कर्म तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को, तो गगन को चूमने वाला कर्म तत्पुरुष। फिर है हमारा आप बीती, आप पर बीती हुई, यानी कि स्वयं पर बीती हुई, तो आ जाएगा अपादान। देन है भयभीत, भयभीत यानी कि भय से भीत, तो अधिकरण तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, सांच को आँच नहीं, यानी कि सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न है, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत में अति उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? आपको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण लिखना है, और जब हम
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात करते हैं या उसकी पहचान करना चाहते हैं तो हमें प्रश्न पूछना होता है कितना का। जब आपको वाक्य से कितना का उत्तर मिले तो आप वहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कह सकते हैं। जैसे इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, तो हम अगर पूछें कि इस बार बारिश में कितने ओले पड़े तो बहुत ओले पड़े, तो जो बहुत शब्द है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है मिलान कीजिए। अब मिलान किसके करने हैं ये हम प्रश्न को समझकर फिर पता करते हैं। जैसे ग्राम, ग्राम का इन्होंने नगर दिया है तो यानी कि विपरीतार्थक है। जैसे ग्रस्त, ग्रस्त का मुक्त, ग्रस्त मतलब किसी चीज़ से ग्रसित होना और मुक्त होना, तो मुक्त आ जाएगा। अल्प, अल्प का आ जाएगा प्रचुर, अल्प होता है कम मात्रा में, प्रचुर होता है संपन्न बहुत ज़्यादा मात्रा में। देन है रिद्धि, तो रिद्धि का आ जाएगा विपन्न, विपन्न मतलब जिसके पास कुछ नहीं है और रिद्धि मतलब बहुत धन धान्य वाला। अगला प्रश्न है मिलान कीजिए। इसमें हमें फिर से समास छांटने हैं कि कौन सा शब्द किस समास का है। जैसे सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह, तो स्पष्ट है कि ये द्विगु समास है। देन है भरपूर, भरा पूरा, जैसे भर पेट होता है तो वैसे ही ये अव्ययी भाव समास है। देन है काली मिर्च, काली है जो मिर्च, जब हमारा इस तरह से अर्थ निकलता है कि काली है जो मिर्च तो वो हमारा होता है कर्मधारय समास। देन है मतदाता, मत को देने वाला, तो तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है फिर से मिलान कीजिए। तो इसमें मिलान किसका करना है इसे पढ़ के पता करते हैं। अग्र, अग्र मतलब, और फिर नव, फिर पत्र, फिर कुल, तो कुल मतलब सब, सब यानी टोटल, सब का सब, तो सब। देन है नव, नव मतलब नया, पत्र मतलब चिट्ठी, तो अग्र मतलब श्रेष्ठ। तो इस तरह से भी आप अपने उत्तर को निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द जिन्हें थोड़ा सा बदल कर हिंदी में प्रयुक्त किया गया, और तत्सम शब्द वे होते हैं जिन्हें हम संस्कृत से वैसे के वैसे हिंदी में यूज़ करने लगते हैं। जैसे सुपुत्र, ये हमारा तत्सम शब्द है, परंतु इसमें हमसे पूछा है कि तद्भव शब्द बताइए, तो तद्भव शब्द कौन सा होगा, तद्भव होगा नयन, नयन यानी नयन। तो जो इसका नयन अर्थ है, अगर हम नयन लिखें तो जो नयन बनता है ये बनता है तत्सम शब्द, परंतु हमसे पूछा है तद्भव, तो हमारा नयन इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न है दीपिका पौधों को पानी दे रही है। दीपिका पौधों को पानी दे रही है। एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अपूर्ण क्रिया। अब अकर्मक क्रिया होती है जिसमें कर्म ही नहीं होता, जैसे बच्चा रोता है, इसमें कोई कर्म नहीं है। देन है द्विकर्मक क्रिया जिसमें 2 कर्म होते हैं। फिर है एक कर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म होता है, परंतु हमें छांटना है कि दीपिका पौधों को पानी दे रही है। तो अब इसे किस तरह से जानेंगे कि दीपिका पौधों को पानी, तो जो पानी है और जो पौधों को है ये दोनों ही कर्म है, तो इसका उत्तर बनेगा द्विकर्मक। परंतु जो पौधों को है ये हमारा है गौण क्रिया यानी कि अप्रधान क्रिया, और जो पानी है वो हमारा है प्रधान क्रिया। इस तरह से हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है सहिष्णु शब्द का अर्थ लिखिए। अगला प्रश्न है सहिष्णु शब्द का अर्थ लिखिए। तो पहला ऑप्शन है जिसकी व्याप्ति सर्वत्र हो, जो सब जगह पर हो। दूसरा है जिसकी संख्या का निश्चित ज्ञान न हो। तीसरा है जिसमें सहन करने की क्षमता हो, और फोर्थ है जिसकी आशा ही न की गई हो। तो जो इसका अर्थ बनेगा वो बनेगा जिसमें सहन करने की क्षमता हो, वो होता है सहिष्णु। अगला प्रश्न है सही वाक्य चुनिए। दीवार बहुत ऊंची है, दीवार बहुत ऊंची है, दीवार बहुत ऊंची है। तो इसमें मेनली जो पूछा गया है वो है वर्तनी संबंधी समस्या। तो आप दीवार कैसे लिखते हैं, आप जिस तरह से दीवार लिखते हैं वही इसका सही उत्तर है। तो दीवार होता है ना कि दीवार, तो दीवार हमारा है ए शब्द। तो दीवार बहुत ऊंची है, तो सही वाक्य हमारा ए है। अगला प्रश्न है चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। चूहे के चाम से
नगाड़े नहीं मढ़े जाते। यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ लिखना है। तो इसका अर्थ है सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वैल्यूएबल लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से हम DSSB के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जो जनरल सेक्शन है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके के सेक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें हमारी कुछ हेल्प हो। धन्यवाद।